नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा, आपका शहर आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। रिपोर्टर की नजर से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर देते हैं 4 बड़ी खबरों की। 5 बजे की 4 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में पेगासस की एंट्री की। कांग्रेस कह रही है कि उनकी जासूसी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनकी फोन टैप किए जा रहे हैं। आखिर जीतू पटवारी की बातें कौन सुन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में महंगाई की एक और मार की। दूध के दाम बढ़ चुके हैं। सांची दुग्ध संघ ने दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। कितने बड़े हैं दाम, इस पर बात होगी। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 के बारे में। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। जो बिचौलिए हैं वो फायदा उठा रहे हैं। जो सेल्समैन हैं उनकी मनमानी लगातार जारी है, जिससे किसान परेशान हैं। अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ने के साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 की। कार्यक्रम का आयोजन हुआ रायपुर में। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी। सीएम ने इस दौरान आम जन को संबोधित किया, कई बड़ी बातें कही। महिलाओं से, युवाओं से, प्रबुद्ध जनों से, किसानों से, सभी से बातचीत हुई है। सभी से संवाद किया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ का 2047 तक छत्तीसगढ़ कैसा रहेगा, इस पर बातचीत हुई, संवाद हुआ। संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया सीएम ने। सबके सहयोग से ही 2037 तक हमारा ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा हो पाएगा। और हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक हम अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। और इसी निमित्त हमारा ये नीति आयोग ये एक्सरसाइज ये कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 नेशनल अवार्ड मिले हैं। ये नेशनल अवार्ड शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आजीविका यानी रोजी रोटी से जुड़े अवसर बढ़ाने की वजह से मिले। अब नई दिल्ली में 18 जुलाई को सूडा और प्रदेश के 5 नगरीय निकायों को ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसके चलते सीएम विष्णुदेव साय ने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को एक्स पर ट्वीट कर बधाई दी। उधर रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बयान देते हुए कहा कि शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 4 नगर पालिकाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, रोजगार दिलाने की दिशा में काम किया गया है। 5 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। 18 जुलाई को अवार्ड मिलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जो काम किया गया है, उसे स्पार्क के अंतर्गत इन 5 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी प्रदान करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इस पर बातचीत हो रही है, कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और एक अच्छी पहल सरकार की कि हर वर्ग के लोगों से बातचीत करेगी सरकार, संवाद करेगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज रायपुर में हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए, संवाद किए। अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आए हुए थे उनसे संवाद किए और चर्चा हुई कि कैसे 2047 तक जो है छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में डेवलप किया जाए। इसमें किसानों ने भी अपनी बात रखी कि कैसे ऑर्गेनिक खेती को जो है उसको जो है बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं ने कहा कि आधी आबादी को जो है सशक्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, कोऑपरेटिव वुमेन्स एम्पावरमेंट की जरूरत है। वहीं
वहीं पर युवाओं ने भी कहा कि फ्री लोन्स और बिना जो शुल्क जो होता है, अतिरिक्त शुल्क जो लिया जाता है लोन में, जो इंटरेस्ट लिया जाता है, वो इंटरेस्ट खत्म करना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर जो है सरकार को काम करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो एक लक्ष्य रखा गया है 2047 छत्तीसगढ़ विजन का, विकसित छत्तीसगढ़, वो प्राप्त हो सकेगा। और जहां तक आपने बात की अवार्ड्स मिलने की भी, सुमित, तो देखिए लगातार छत्तीसगढ़ से जो है अब सीएम ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि 5 राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिलने वाले हैं और सीएम ने इसे लेकर के खुशी जताई है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए और इसी तरीके से जो है आगे भी काम होता रहेगा और 2047 के विजन को लेकर काम किया जाएगा। और आने वाले समय में और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो कहा गया था कि इस घोषणा पत्र में 2047 की झलक है और हमने देखा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े उसमें भी 2047 की प्लानिंग की बात कही गई। और जब हम आज जो बात कर रहे हैं 2047 विजन डॉक्यूमेंट की, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे बढ़ती हुई। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि जिस तरीके से घोषणा पत्र में बीजेपी ने दावा किया था कि 2047 को मद्देनजर रख के ही जो है काम किया जाएगा प्रदेश में, यही वजह है कि देखिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर से 200 करीबन जो लोग थे वो आए हुए थे, अलग अलग क्षेत्र से थे, कोई कृषि के क्षेत्र से था तो कोई व्यापार के क्षेत्र से था और सीएम ने सीधे उनसे मुलाकात की और उनसे जो है उनका राय जाना। और सीएम ने कहा कि नीति आयोग जो है आपके सभी सुझावों को जो है अपने पास रख लिया है और अब इन सुझावों पर जो है काम किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव होंगे जो विकसित छत्तीसगढ़ 2047 निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। सुमित, बहुत शुक्रिया अनमोल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया अनमोल आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे किसानों की परेशानी की। सरगुजा जिले सहित संभाग के अलग अलग इलाकों में किसान यूरिया के लिए, खाद के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है, क्योंकि निजी दुकानदार यूरिया की काला बाजारी कर रहे हैं। थोक विक्रेता ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों को महंगे दामों पर अवैध तरीके से यूरिया बेच रहे हैं। इसके बाद गांव में फुटकर दुकानदार किसानों को 400 से 500 प्रति बोरी के रेट में यूरिया बेच रहे हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी खाद का कमी, उसमें यूरिया का जहाँ तक मैं बात किया था उसमें जितना ले जाना था तो ले गए, कुछ किसानों को देना रह गया है। अभी रेक आना है, उस रेक में जैसे ही यूरिया आएगा तो किसानों को मिल जाएगा। अभी काला बाजारी ना हो और किसानों को उचित रेट पर उचित समय पर सभी खाद मिल जाए, ये हमारा प्राथमिकता है। यूरिया हमको ढंग से नहीं मिल रहा है। जो 10 बोरा का काम है उसमें हमको 5 बोरा मिल रहा है। बाकी हम लोग जाते हैं गरीब आदमी वो प्राइवेट दुकान में, वो जहाँ 300 रुपया का यूरिया बरसात पड़ने के बाद 400, 450, 500 रुपया बढ़ा देता है। तो हम खेती कैसे उगाए उसमें? हमको सोसाइटी में जो जरूरत है उसको हमको नहीं मिल रहा है। सरकार तो किसान के लिए सोसाइटी खुला है। तो सुन रहे हैं आप किसान को, यूरिया उनको ढंग से नहीं मिल रहा है। 10 गुना का काम है लेकिन यूरिया मिलता है केवल 5 गुना। परेशान है किसान क्योंकि फसलें खराब हो जाएंगी, खाद फसलों को नहीं मिलेगा तो फसलें खराब हो जाएंगी। क्या हालात है, क्या हालात, उसे जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, किसान कह रहे हैं कि ढंग से यूरिया नहीं मिल पा रहा है, 10 गुना का काम है लेकिन 5 गुना ही यूरिया दिया जाता है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? और ये सब हो रहा है काला बाजारी से, बिचौलियों की मनमानी से। यह सरगुजा संभाग के हर जिले में यूरिया की कमी है और धान की रुपाई चल रहा है। अभी किसानों को धान की खेती के लिए यूरिया की सबसे अधिक जरूरत होती है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। यूरिया नहीं मिल पाने के पीछे का यही कारण है कि जो थोक विक्रेता है यूरिया के, वो बड़े स्तर पर इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं और जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं इसकी सतत मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों से जब हमने बात की तो ऑफ कैमरा वो कहने लगे कि हम जब कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो जो भी थोक विक्रेता है वो बड़े पहुंच वाले हैं, इसके कारण हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन इससे किसान परेशान हो रहा है। जैसे सांसद महोदय से हमने बात की, यहाँ चिंतामणि महाराज हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन किसान लेकिन निराश करने वाली बात यह है, निराशाजनक बात यह है कि जो हालात बनते हैं खाद की परेशानी को लेकर वो हर साल बनते हैं। हर साल हम देखते हैं किसान परेशान होता है, लेकिन जिस तरीके से कृषि विभाग काम कर रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि हर साल किसान परेशान क्यों होता है खाद के लिए।
देखिए, खाद दुकानों का जांच करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी तैनात हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो दुकानों में जाके जांच नहीं करते। मैं आपको थोड़ी सी पूरी डिटेल बताना चाहूंगा कि जो खाद बेचने का जो सिस्टम है तो उसमें पॉस मशीन लगा हुआ है सभी दुकानों में, और पॉस मशीन में जब बायोमेट्रिक सिस्टम से जब किसान का अंगूठा लिया जाता है उसके बाद उसको खाद सेल करना है। लेकिन अगर कोई किसान 5 बोरी खाद लेने गया तो उसको वहां पे 10 बोरी खाद का अंगूठा लगवा लिया जाता है, और 5 बोरी जो शेष बचता है उसको 2 नंबर यानी काला बाजारी करते हुए जो थोक विक्रेता है वो बेच देते हैं। इस तरीके से जो यूरिया है तो देख रहे हैं थोक विक्रेता किस तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। अंगूठा लगवा लेते हैं किसानों से और 10 गुना खाद देने की बात कागजों में हो जाती है, लेकिन किसान को केवल 5 गुना खाद ही मिल पाता है। जैसे कि आपने किसान की बात भी सुनी थी और दिलीप जैसा कि बता रहे हैं कि कैसा काला कारोबार ये चल रहा है। बहुत शुक्रिया दिलीप, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 9वां दिन है। 9 दिन हो चुके हैं पटवारी कलम बंद, काम बंद हड़ताल पर है। हड़ताल के बाद आरआई संभाल रहे हैं काम, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम भी चले जाएंगे हड़ताल पर। उन्होंने भी चेतावनी दे दी है। राजस्व विभाग के काम पर गहरा असर पड़ रहा है इसका। पटवारियों की हड़ताल से राजस्व विभाग के काम प्रभावित हो रहे हैं। 9 दिन हो चुके हैं, हड़ताल लगातार जारी, बात नहीं बन पाई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, 9 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पटवारी हड़ताल पर हैं। बात हो रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है। देखिए, लगातार प्रयास किया जा रहा है। खुद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा कई बार प्रयास कर चुके हैं। इसके अलावा सरकार के कई मंत्रियों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन पटवारी मान नहीं रहे हैं। और 9वें दिन भी आज तमाम जिला मुख्यालय पर डटे हुए हैं। रायपुर के तूता पर वो बैठे हुए हैं और 32 सूत्री मांगों को लेकर अगर बात की जाए तो जितने भी राजस्व विभाग के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, राजस्व निरीक्षक अब हड़ताल पर जाने वाले हैं, पटवारी पहले से हड़ताल पर चल रहे हैं, वो तमाम लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भुइयां सॉफ्टवेयर ऐप में गड़बड़ी है। और जब समय पे काम किया जाना चाहिए, जब कार्यालयीन समय शुरू होता है उस समय ही सर्वर ठप हो जाता है या फिर उस पर नेटवर्क की दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। तो वो तमाम भुइयां सॉफ्टवेयर ऐप को सुधारा जाए ताकि काम को गति दी जा सके, और ये प्रमुख मांग है। इसके अलावा ऐप को लेकर जो पटवारी परेशान है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, आप बताया कि जो भुइयां ऐप है उसको लेकर परेशान है, तो इस ऐप में सुधार हो क्यों नहीं पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से, क्योंकि भुइया ऐप सॉफ्टवेयर को अभी हाल ही में अपडेट किया गया था और अपडेट करने के बाद में उसमें नए सिरे से काम किया जाना है। अभी फिलहाल काम नहीं हो पाया है और जिस प्रकार से विभाग के पास शिकायत पर पहुंच रही है उसके आधार पर काम करने की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इसके अलावा भी, क्योंकि कुछ हद तक तो सुधारा गया है, समय में बदलाव किया गया है और जो हैंग होने की समस्या होती थी भुइया सॉफ्टवेयर ऐप में, उस हैंग होने की समस्या जो है वो दूर हुई है। तो कुल मिलाकर कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन भत्ते की भी एक प्रमुख मांग है और उस भत्ते की मांग को लेकर अभी भी फिलहाल जो है वो समस्या बनी हुई है। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। 32 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे राजस्व काम काफी प्रभावित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अब राजनांदगांव से खबर, जहां पर हड़ताली सफाई कर्मचारी सांसद से मिलने के लिए पहुंचे। ठेके में काम करने वाले हड़ताली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल के निगम से 200 कर्मचारियों को हटाया गया। सफाई कर्मचारियों की मांग है कर्मचारियों को वापस रखा जाए, वापस बहाल किया जाए, जिनको हटा दिया गया। सांसद से मिलने के लिए पहुंचे थे सफाई कर्मचारी जो कि हड़ताल पर थे। ठेके में काम करने वाले हड़ताली कर्मचारी हड़ताल पर हैं और निगम से 200 कर्मचारियों को हटाया गया है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कर्मचारियों को वापस रखा जाए, बहाल किया जाए। समस्या ये है, जितने 300 कर्मचारी हैं उनको सबको काम में लिया जाए और हमारा पेमेंट कलेक्टर दर से दिया जाए, और जो ठेकेदार लोग जो हमारा रोजी आधा पेमेंट मतलब 250 रुपये रोजी से करवा रहे हैं हमको काम और आधा पेमेंट खा रहे हैं, उसको पूरा दिया जाए। हाँ, समय समय पर सफाई कर्मचारियों के हित में उनका लीडर है गोलू नायक, समय समय पे मेरे से मिलता रहता है और जब कभी कोई परेशानी होती है, कोई बात होती है, स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के हित को लेकर के आते रहते हैं। तो छोटी मोटी कोई बात थी वो आपस में मिल बैठ करके पूरा कर लिए हैं और कल ये सफाई में लगेंगे।
चलिए ठीक है, सांसद जी से मुलाकात हो चुकी है। उम्मीद है कि समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। कबीरधाम जिले में पलासडी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों के मिड डे मील पर डाका डाले जाने का मामला सामने आया, जहां बच्चों को पिछले 3 सालों से मेनू अनुसार खाना नहीं मिल रहा। वहीं बच्चों को खाने में केवल चावल, दाल, सब्जी परोसे जाते हैं। जानकारी के अनुसार प्रधान पाठक ओम प्रकाश सोनी द्वारा बच्चों और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। साथ ही प्रधान पाठक ने कई बार बच्चों को धमकी भी दी। विस्तार न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर बच्चों को परोसे गए खाने की जानकारी ली तो पता चला कि खाने में कभी चींटी तो कभी कीड़े युक्त खाना परोसा जाता है। मामले को लेकर आला अधिकारियों से बात की गई। अगर कुछ शिकायत करते हैं स्कूल से तो हमें धमकी देता है वो लोग। क्या बोलते हैं, क्या धमकी दिया जाता है? कि खाना बनते नहीं तो हम लोग सर को बताते हैं कि सर खाना खा गया है करके, तो सर बोलते हैं कि आज एक दिन बिस्किट खाकर एडजस्ट कर लो, बोलता है। देखिए, अभी जो आपने हमको शिकायत बताया है ये समाचार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ही हमको भी प्राप्त हुआ है। तो अगर इस प्रकार की कोई घटना कारित हो रही है किसी भी शाला में जिसमें मिड डे मील के जो मीनू और उसके जो है मानक का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध जो है जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हिमांशु, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। हिमांशु, मिड डे मील में गड़बड़ी, मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण खाना ना देना, ये तो अब आम बात हो गई है, लेकिन हैरान ये करता है कि शिकायत करने पर धमकाया जा रहा है बच्चों को। जी देखिए, पिछले 3 वर्षों से अब तक बच्चों को मेनू के अनुसार खाना परोसा नहीं जा रहा है। वहीं बच्चों के थाली से अचार और पापड़ भी गायब रहता है। जहां हमने जब पहुंचकर जब देखा तो वहां पर जो शिकायतें जो थी बच्चों की वो सही निकली, और जो प्रधान पाठक वहां जो है ओम प्रकाश सोनी, उनके द्वारा भी कल बच्चों से और बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। जहां पे बच्चों के द्वारा भी इस मामले को गंभीरता से उठाया गया। तो फिर जब विस्तार न्यूज की टीम जब पहुंची तो उनके द्वारा बताया गया कि हमको पिछले 3 वर्षों से हमको खराब चावल परोसा जा रहा है और कीड़े युक्त खाने भी दिए जाते हैं, परंतु हमारे द्वारा जब इसकी शिकायत की जाती है तो हमको धमकाया जाता है कि आप केवल बिस्किट खा के ही रह लीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल हिमांशु, उदासीनता ही कहेंगे, जिम्मेदारों की उदासीनता ही हम कहेंगे, क्योंकि मेनू हिसाब से तैयार होता है, अचार पापड़ सब चीज़ें, पौष्टिक आहार मेनू में होता है बच्चों को देने के लिए, लेकिन उदासीनता की वजह से बच्चे पोषण आहार से वंचित हैं यहाँ पर। जी देखिए, लगातार ये मामले जब उजागर होते हैं तो ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं, जहां बच्चों के द्वारा जो पौष्टिक जो आहार है, उनको मिलने वाले पौष्टिक आहार है, उन पर कहीं न कहीं यहाँ पे सवालिया निशान खड़े होते दिखाई देते हैं। और वहीं पे प्रधान पाठक जो ओम प्रकाश सोनी है, उन पर भी इसी प्रकार के सवालिया निशान खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, जहां इनके द्वारा लगातार कहीं न कहीं गंभीरता से बच्चों को खाना परोसा नहीं जा रहा है, और इनके द्वारा लगातार कहीं न कहीं गड़बड़ी भी की जा रही है और लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है। हिमांशु, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब बात करेंगे शहर डायरिया के कहर की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि 275 मरीज इसकी चपेट में हैं फिलहाल। कई ठीक भी हो गए, लेकिन फिलहाल 275 इसकी चपेट में इलाज चल रहा है उनका। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में ये बीमारी फैली है, वहां के स्कूल, राशन दुकान और यहां तक कि मेडिकल स्टोर भी बंद हैं। बेलतरा और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के 10 से 15 गांव में ये हालात हैं। राशन दुकान भी बंद हैं, स्कूल भी बंद हैं, मेडिकल स्टोर तक बंद हैं। विस्तार न्यूज ने ऐसे ही गांव का जायजा लिया। यहां पर डायरिया के 25 मरीज मिल चुके हैं। इसके चलते आसपास के गांव में भी डायरिया की दहशत बढ़ती जा रही है। चलिए, क्या कुछ हालात हैं डायरिया को लेकर, वो हम जानेंगे। हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आशीष, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है डायरिया, कहना गलत नहीं होगा। 225 मरीज अभी इलाज करा चुके हैं, करा रहे हैं, कई ठीक भी हो गए हैं, लेकिन कईयों की मौत भी हो रही है। जी सुमित, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है बिलासपुर जिला डायरिया को लेकर जो है बहुत ज़्यादा
हॉट स्पॉट बन चुका है। दूसरी जो बात है सुमित, हम मौके पर गए थे, लगभग 10 गाँव का हमने जायजा लिया है। जिस गाँव में सबसे ज़्यादा संक्रमित गांव है जो कर्मा, उसके बगल में गांव है बसहा, फिर टेकर और उसके बाद जो है बैमा नगोई, और कुल मिलाकर के 8-10 गांव हैं। हालांकि एक ही गांव में 25 मरीज मिले हैं, लेकिन जो है बाकी गांव में जो डर है, जो दहशत है डायरिया का, वो जो है चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र तक बंद है। जो आपने राशन दुकान कहा, स्कूल कहा, बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बाकी जो गाँव में जब हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, जब हमने वहाँ के प्राचार्य, शिक्षकों और बच्चों से बात की, तो उन्होंने जो है स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया है कि जिन बोर से, कुओं से दूषित पानी जो है गांव में आ रहा है, पहुंच रहा है, सप्लाई हो रही है, उन पर बिल्कुल पूरी तरह बंद या प्रतिबंध जैसा जो है माहौल है। दूसरी जो बात है सुमित, राशन दुकान बंद है, वहां की मेडिकल स्टोर बंद है, इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर ये क्यों बंद है? क्या दहशत की वजह से सभी को बंद कर दिया गया है? सुमित, मैं बताना चाहता हूं, कर्मा के एक स्कूल में एक राजू नाम का जो छात्र था, वो डायरिया पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद से उस गांव में डर फैल गया था। स्कूल पारा स्पेसिफिक कर्मा में, जहां पे जिस स्कूल के एक बच्चे का डायरिया पॉजिटिव हुआ, तो वहां के जो पेरेंट्स थे वो डरने लगे कि अभी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ये एक कारण था। दूसरा जो है, चिकन सेंटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वहाँ आसपास जो है, स्वास्थ्य विभाग के कहने पर। तो वो एक डर है कि कहीं ना कहीं वो एक संक्रमण है डायरिया का या बाकी जो बीमारियों का, वो है। तीसरा, जो दूषित पानी की सप्लाई को लेकर जो प्रतिबंध लगा है, बोर, कुएं या बाकी, तो कुल मिलाकर ये कि अलर्ट के तौर पर जो है इसे बंद किया जा रहा है। बिल्कुल अलर्ट के तौर पर बंद किया है। कई लोग डरे भी हुए हैं इस वजह से राशन दुकानें बंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात होगी नारायणपुर के आमदई की, माइंस की, जहां पर रोजगार को लेकर स्थानीय आदिवासी युवाओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में स्थित आमदई प्रभावित पंचायतों के करीब 250 युवा आमदई माइंस के 0 पॉइंट के चेक पोस्ट पर आंदोलन पर बैठ गए। स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने माइंस की सभी गाड़ियों के लौह अयस्क के परिवहन पर रोक लगा दी। आमदई माइंस से प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं का कहना है कि इनको जायसवाल कंपनी ने आमदई माइंस में माइनिंग का काम शुरू होने से पहले हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार देने का वादा किया था। साथ ही हर साल बेरोजगार युवाओं की कंपनी में भर्ती करने का वादा भी किया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराया। साथ ही माइंस से प्रभावित पंचायतों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। हम लोग इसी मुद्दे पे आए हैं निको जायसवाल इंडस्ट्रियल लिमिटेड से कि हमको रोजगार चाहिए बेरोजगारों को, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग 200 लगभग हैं, 200। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था, घर के किसानी और कोई लोग बोर गाड़ी में भी जाते थे। अभी जब अब स्थानीय माल यहाँ से जा रहा है, हम स्थानीय बेरोजगार हैं, अब हमारी स्थानीय यहाँ से जो माल जा रहा है, तो हमको यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? सर एक्चुअली में ये लोग बेरोजगारी हुआ है यहाँ की। ऑलरेडी हमारे पास 410 लेबर जो काम कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि उनकी तरह ही हम भर्ती जो हुई है, सेम प्रक्रिया हमारे साथ भी किया जाए। फिलहाल सर हमारे पास ऑलरेडी 410 लेबर भर्ती किया हुआ है, तो अभी फिलहाल भर्ती लेना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी दुर्ग में धोखाधड़ी की। बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। धोखाधड़ी के मामले में लोन के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, दुर्ग की संतराबाड़ी शाखा के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। बैंक के खाता धारकों का आरोप है कि बैंक ने उनके लोन के खाते में छेड़छाड़ करके उनसे कुल 1,02,32,500 रुपए लेकर धोखाधड़ी की है। इस मामले में तीनों प्रार्थियों ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है। कोर्ट के आदेश पर मोहन नगर पुलिस ने 3 अलग अलग मामले में FIR दर्ज की। यह थाना मोहन नगर का मामला है। माननीय न्यायालय के द्वारा परिवाद पर से आदेश किया गया था इसमें मामला दर्ज करने के हेतु। आदेश होने पे मोहन नगर के द्वारा इसमें मामला दर्ज किया गया है। 3 पृथक मामलों में अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 409, 420, 467, 68, 71, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें प्रार्थी ने शिकायत की थी माननीय न्यायालय में कि बैंक के द्वारा
जालसाजी करके उनके जो लोन अकाउंट में छेड़छाड़ किया गया है, जिनसे उनके द्वारा अनावश्यक रूप से अतिरिक्त वसूली करने का प्रयास किया गया है। तो माननीय न्यायालय ने इस पर आदेश किया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिलीप, बैंक पर भरोसा करता है इंसान, पैसे जमा करता है, लेकिन जब बैंक ही धोखाधड़ी करने लगेंगे, बैंक के अधिकारी कर्मचारी, कैसे काम चलेगा फिर? बिल्कुल आपने सही कहा सुमित। अगर हम जो ग्राहक है जो अपनी जमा पूंजी बैंक पर भरोसा करके वहां जमा करते हैं ताकि बैंक में उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी, लेकिन बैंक के ही अधिकारी कर्मचारी उनके कारी कमाई जो कमाई है उन पर डाका डाल दे तो फिर जनता का विश्वास बैंक से भी उड़ जाएगा। ऐसे ही मामला दुर्ग के मोहन नगर थाने में आया है, जहां कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। 9 अधिकारी और कर्मचारी जो बैंक के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। 3 लोगों ने अलग अलग परिवाद पेश किया था कोर्ट में। उनकी परिवाद को सुनने के बाद कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। फिलहाल अभी मोहन नगर पुलिस इस मामले में जो 9 बैंक के अधिकारी और कर्मचारी है उनके खिलाफ जांच शुरू कर दिया है। और जिस तरह से करोड़ों की ठगी का जो मामला सामने आ रहा है कि करोड़ों रुपए ठगे हैं, क्योंकि लोन की जो अवधि थी उनकी, उस लोन के खाते में हेर फेर करके उनकी जो निश्चित तौर पर जब बैंक ही धोखाधड़ी करने लगेंगे तो बैंक से भरोसा उठ जाएगा जनता का, आम जनता का। बहुत शुक्रिया दिलीप जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कांकेर की। कांकेर में सिटी सेंटर के सामने हुए हादसे का लाइव वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में दिखा है कि कार तेज रफ्तार में थी, बेहद तेज स्पीड में थी, और इसी वीडियो की मदद से आरोपी कार चालक की भी पहचान हो गई है। बता दें, यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। 6 जुलाई को कार चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए स्कूटी सवार युवती फेमस इन्फ्लुएंसर इंदु वट्टी को टक्कर मार दी थी, और जिसके बाद युवती की इलाज के दौरान जान चली गई थी। पुलिस आरोपी चालक पर केस दर्ज कर तलाश कर रही है उसकी। तो सिटी सेंटर के सामने का ये मामला, फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इंदु वट्टी को टक्कर मारी थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। काफ़ी फॉलोअर्स इसके इंस्टाग्राम पर थे। लापरवाही पूर्वक कार चालक ने टक्कर मारी और इलाज के दौरान जान चली गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तामेश्वर, सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, अब पुलिस ये कह रही होगी कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेगी वो। देखिए सुमित, पूरा मामला जो है 6 जुलाई का है। जब 6 जुलाई को मामला हुआ उसके बाद 8 दिन बाद मामला दर्ज किया गया है थाने में। 8 दिन बाद मामला दर्ज करने के बाद ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो कार है उसने जो है इंदु वट्टी को ठोकर मार दिया। उस ठोकर से 2 दिन बाद उसकी जान चली गई, लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। लोगों का इसमें विरोध भी सामने आ रहा है। जो यहाँ लोग सोशल मीडिया में हमेशा जो एक्टिव रहते हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं लगातार कि ये घटना क्यों हुई और जो आरोपी है उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद भी अभी तक कांकेर जो कोतवाली पुलिस है अभी तक उस कार चालक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तामेश्वर, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात होगी कांग्रेस की। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बड़ा हंगामा हो गया, विवाद हो गया, बवाल हो गया। अलका लांबा बैठक लेने के लिए आई थी। अलका लांबा पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं एक महिला नेता ने। कांग्रेस की एक महिला नेता ने अलका लांबा पर धमकी देने के आरोप लगा दिए। बैठक से महिला पदाधिकारी को बाहर निकालने पर विवाद हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। मंथन के दौर कांग्रेस पार्टी में लगातार जारी है। महिला कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक चल रही थी। अलका लांबा आई हुई हैं बैठक लेने के लिए, और इसी बैठक में अलका लांबा पर धमकी देने के आरोप लगा दिए महिला कांग्रेस की नेता ने। करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए हमको, हम खा के जाएंगे। आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे? अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, वही हम अड़े हुए कि मारे हमको निकल के। किस बात पे बोला गया आपसे? भाई हमने पूछा कि भाई हम लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, फर्जी नियुक्तियां हैं क्या? चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। विवेक, लगातार जो विवादों की खबरें कांग्रेस पार्टी से निकलकर सामने आ रही हैं,
उनको देखकर समझकर हम यही कहेंगे, कह सकते हैं कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है। सुमित, अलका लांबा कोई छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस महिला की। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पहला आचरण नहीं है अलका लांबा का। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी में रही हैं तब भी ऐसे उनके तेवर देखने के लिए मिले हैं। कभी किसी को कभी कुछ भी कह देती हैं अलका लांबा। और ठीक यही मध्य प्रदेश की कांग्रेस महिला कमेटी की उस बैठक में हुआ। मधु शर्मा सिंगरौली से आती है, पूर्व पार्षद रही है और कई बड़े पदों पर भी सिंगरौली में काम किया है कांग्रेस के लिए। ऐसे में उनको ये कहना कि वो जूते मार के बाहर कर देंगी, तो ये एक आपत्तिजनक बयान है। एक महिला के लिए दूसरी महिला अगर इस तरीके की सब बात करती है तो यानी आप समझिए कि आखिर अलका लांबा मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगी, जब एक महिला दूसरी महिला को ऐसे अशोभनीय और इस तरीके की भाषा, गली छाप भाषा अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बैठक करने आई थी दिल्ली से। सभी को एकजुट होकर आगे चलना है, आगे भी चुनाव होने हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें आएंगी, ऐसे विवाद सामने आएंगे तो पार्टी एकजुट कैसे हो पाएगी? इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठेगा विवेक। बिल्कुल सही बात है सुमित। और मधु शर्मा ने सिर्फ यही बात कही कि फर्जी लोगों की नियुक्ति हो रही है और जो लोग कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसी बात को लेके अलका लांबा भड़क गई और दो टूक अशब्द कहते हुए कि उनको जूते मार के वो मीटिंग से बाहर निकाल देंगी। और इसी बात से नाराज होकर मधु शर्मा निकलती है और ये कहती है कि कांग्रेस किसी की बाप की बपौती नहीं है। यानी कि अलका लांबा को समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में अगर महिला कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसा व्यवहार करती है तो राष्ट्रीय आला कमान को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल की महिला, राष्ट्रीय स्तर की महिला कांग्रेस की और मध्य प्रदेश में आके अगर ऐसा कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करती है तो ये अशोभनीय है। और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि आखिर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को हुआ क्या है, कि ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है सुमित। अलका लांबा को लेकर ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रही हैं, लेकिन आज भी उनके तेवर ठीक उसी तरीके से है। अशब्द बोलने की उनकी आदत है और ठीक यही अशब्द मर्यादित बात उन्होंने मधु शर्मा के लिए की और मधु शर्मा को भगाते भगाते वो ये कह गए कि जूते मार। और इससे कहीं ना कहीं गुटबाजी भी उजागर होती है। मतलब जो कांग्रेस में चलता आ रहा है पहले से वहीं चलता आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन कई सारे सवाल उठेंगे जरूर इस घटना के बाद, इस वीडियो के बाद। आगे बढ़ते हैं, बात होगी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। गौ तस्करी पर सरकार काफी सख्त है। गौ तस्करी करते पाए जाने पर 7 साल की सजा होगी। अब 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। जिला लेवल पर नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे। पुलिस इस मामले में एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिस गाड़ी में गौ तस्करी की जा रही थी उसे राजसात किया जाएगा। गौ तस्करी कर बनाई गई संपत्ति भी राजसात की जाएगी। आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया है, फैसला लिया। गौ तस्करी पर अब छत्तीसगढ़ की साय सरकार काफी सख्त हो चली है। 7 साल की सजा का प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर लाइव। रोहित, गौ तस्करी के लगातार मामले सामने आ रहे थे, गौवंश की हत्या के लगातार मामले सामने आ रहे थे। एक अच्छी पहल, कड़ा फैसला, बड़ा फैसला सरकार का। बिल्कुल सुमित, बहुत सख्त हो गई है विष्णु सरकार। गौ तस्करी और गौवध को लेकर अब कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। पहले के जो प्रावधान थे उसमें बदलाव किया गया है और सीधे तौर पर 7 साल की सजा, अगर आप गौ तस्करी में संलिप्त पाए गए तो 7 साल की सजा होने वाली है। 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा आपकी तमाम संपत्ति जो है वो कुर्क की जाएगी। और जो वाहन से, अगर जिस वाहन पे गौ तस्करी की आशंका पता चलती है पुलिस को, पुलिस उस पर रेड करती है, तो उस वाहन को भी जो है वो कुर्क किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के लिए भी कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। कड़े प्रावधान इस प्रकार से हैं, अगर आप कोई भी व्यक्ति गौ तस्करी के खिलाफ में थाने में शिकायत करता है और पुलिस अधिकारी उस बात की शिकायत पर जांच नहीं करता तो उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे कई प्रावधान में बदलाव किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी रुक सके। और हाल ही में कई ऐसी सारी घटनाएं आई थी। रायपुर से घटना सामने आ चुकी थी, भिलाई दुर्ग से घटना सामने आ चुकी थी, इसके अलावा आरंग से घटना सामने आ चुकी थी, जिस पर अब बड़ा एक्शन लिया गया। और दिन भर आज बैठक चली थी सुमित। दिन भर तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो बिल्कुल साफ संकेत है सारी सरकार की। गौ तस्करी कोई पाया जाता है
बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में सख्त से सख्त सजा उसे मिलेगी। बहुत शुक्रिया रोहित, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात फिर से होगी मध्य प्रदेश की। श्योपुर के विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली है, जिसके साथ ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब ये तय है कि अब इस सीट पर भी उपचुनाव होंगे। चुनाव की तैयारी और विभाग को लेकर मंत्री रामनिवास रावत से बातचीत की हमारी संवाददाता अंचल शुक्ला ने। सुनिए आप। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत जी भी हमारे साथ में हैं। विजयपुर से विधायक थे कांग्रेस पार्टी से, और अब इस्तीफा दिया है इन्होंने विधानसभा में, और फिर से वहां पर उपचुनाव होंगे। अभी तो मंत्री भी बना दिया गया है, आपको सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। विभाग अभी तय नहीं हुआ है? विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी जब देना चाहें तब देंगे। लेकिन अभी उपचुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन दो पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीताराम आदिवासी जी और बाबूलाल मेवरा जी, इन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि हम टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। वो उनका काम है, उनका भाई हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, वो कर रहे हैं तो करना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है। वो कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो आपको लगता है कि चुनाव जो है, अगर इन्होंने मोर्चा खोल दिया या बागी हुए या कांग्रेस में चले गए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव जनता जिताती है, जनता लड़ती है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला। उनका अपना विचार है। लेकिन वो कह रहे हैं अपने वोट बैंक का हवाला दे करके कि अगर पार्टी भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में शामिल। उनका व्यक्ति किसी से बंधा हुआ नहीं है, उनकी निजी स्वतंत्रता है, उनका विचार है अपना। आखिर ये विरोध के स्वर उठने की वजह क्या है, जबकि आप तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं? नहीं, अब ये तो राजनीति में कौन व्यक्ति कैसे सोचता है कैसे नहीं सोचता है, वो उनके ऊपर निर्भर है। वो तो इसी से पूछे ना विरोध की वजह क्या है, मैं क्या बता सकता हूँ विरोध की वजह। लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद तो ये तय हो गया है कि आप ही विजयपुर से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में अब जासूसी का जिन बाहर आ गया है। पेगासस फोन टेपिंग सुना होगा आपने। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर कहते हैं कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है, जासूसी हो रही है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। इस मामले में कांग्रेस ने साइबर सेल में जासूसी की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एप्पल फोन के नोटिफिकेशन से पटवारी को अलर्ट मिला, मतलब जीतू पटवारी को, कि उनके फोन में स्पाईवेयर के जरिए जासूसी हो रही है। उनके फोन की लोकेशन और निजी जानकारी स्पाईवेयर के जरिए निकाली जा रही है। निजता का हनन एक तरीके से हम कह सकते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर कह रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। विवेक, पेगासस की एक बार फिर से एंट्री, एमपी की सियासत में काफी गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, जासूसी हो रही है। बिल्कुल सही बात है सुमित, और कांग्रेस ने इसी बात की शिकायत एडीजी साइबर से की है और ये अपनी शिकायत में कहा कि गूगल की तरफ से, एप्पल की तरफ से एक अलर्ट आया था जिसपे ये बताया गया था कि स्पाईवेयर के जरिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइवेसी है आईफोन की, वो निकाली जा रही है। स्पाईवेयर का जिक्र किया गया है और जीतू पटवारी ने इसी मामले को लेकर एडीजी साइबर से शिकायत की और शिकायत के बाद कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं का कहना है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से ये जासूसी की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में भी जीतू पटवारी के फोन का जो इस्तेमाल है वो किया गया है स्पाईवेयर के जरिए और इसी मामले की शिकायत की गई है। बहरहाल कांग्रेस की शिकायत में कितना दम है, लेकिन एक बड़ी बात है कि जीतू पटवारी ने इस शिकायत के साथ साथ एप्पल की तरफ से मिलने वाले अलर्ट का भी स्क्रीनशॉट और ईमेल, वो विवेक, इससे पहले राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आए थे। पेगासस की बात उन्होंने की थी कि कांग्रेस नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं, बातें सुनी जा रही हैं, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। अब एमपी में इसकी बात हो रही है, तो क्या एक पॉलिटिकल स्टंट भी हम इसे कह सकते हैं, हो सकता है आगे ऐसा ही हो? देखिए, जीतू पटवारी की शिकायत अपनी जगह है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पेगासस का मुद्दा उठाया था,
ठीक एमपी की सियासत में एक बार फिर से जीतू पटवारी की ये शिकायत ये बताती है कि कहीं ना कहीं पेगासस को लेकर कांग्रेस एक बार फिर स्टैंड पे है। और संभवतः यही पेगासस का मुद्दा जब पिछले दिनों राहुल गांधी ने उठाया था, महुआ मोइत्रा ने उठाया था, शशि थरूर ने उठाया था, ठीक इसी तरीके से, और सभी ने अपनी शिकायत पे ये एप्पल की तरफ से मिलने वाले अलर्ट का जिक्र किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने पेगासस और जासूसी के मामलों को खारिज कर दिया था, लेकिन एक बड़ी बात है कि अगर किसी कांग्रेस के नेता की जासूसी हो रही है किसी स्पाईवेयर के जरिए, तो फिर एक ये बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि किसी की निजता का हनन करना ये एक गंभीर आरोप है। और इसी आरोप की शिकायत जीतू पटवारी की तरफ से की गई है। जीतू पटवारी ने कहा कि इस तरीके के उनके पास लगातार थ्रेट आते रहे हैं और इसी मामले को लेकर साइबर सेल ने उनको आश्वासन दिया। ठीक है, देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कुछ आगे होता है, लेकिन गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात होगी महंगाई की एक और मार की। सांची दुग्ध संघ ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं मध्य प्रदेश में। सभी 13 प्रोडक्ट सांची के दूध वाले 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी उनमें हो गई है। संघ के मुताबिक प्रति लीटर में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब चाय स्पेशल सांची दूध 50 रुपए की जगह 52 रुपए में मिलेगा, जबकि टोन्ड मिल्क की कीमत 52 से 54 रुपए हो गई है। फुल क्रीम दूध की कीमत 64 से बढ़कर हो गई है 66 रुपए। अब दूध भी आपका दम निकालेगा। 2 रुपए की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है भाई साहब, क्योंकि पिछले कई महीनों से 2-2 रुपए बढ़कर ये हालात हो गए। 66 रुपए दूध पहुंच चुका है, 66 रुपए लीटर। फुल क्रीम की बात हो रही है। टोन्ड मिल्क अब होगा 54 रुपए का। और ये केवल दूध के दाम नहीं बढ़े, दूध के दाम जब बढ़ते हैं तो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। घी महंगा हो जाएगा, मठा आपका महंगा मिलेगा, पनीर आपका महंगा मिलेगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पुनीत, एक और महंगाई की मार, जेब पर वार है ये। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि दूध ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता हर दिन हर व्यक्ति को होती है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। चाय पीने के शौकीन हो या दूध पीने के शौकीन हो, कॉफ़ी पीने के शौकीन हो या आइसक्रीम खाने के शौकीन हो, हर जगह पर दूध की आवश्यकता होती है। और मिठाई और मावे की तो बात कर दी जाए, वो तो बहुत ही अलग है। तो विवेक, देखिए, दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके बारे में जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट में पता किया कि आखिर सांची ने दूध के दाम क्यों बढ़ाए, तो यह पता चला है कि उनके पास सप्लाई की कमी है, यानी कि उनके पास डिमांड तो बहुत अधिक है, लेकिन दूध देने वाले लोगों की कमी है। तो इस वजह से सांची ने इस बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। इन बढ़े हुए दाम का फ़ायदा जो किसान, जो दूध उनको विक्रेता है, उनको नहीं मिलने वाला है। उनको तो वही दाम मिलेंगे जो पहले से ही तय है, लेकिन अब आम व्यक्ति को जरूर दूध महंगा मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी जेब पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। 2 रुपये लीटर अचानक से बढ़ा दिए गए। इसके पहले भी कुछ समय पहले दूध के दाम बढ़ाए गए थे। 64 रुपये तक फुल क्रीम दूध पहुंच चुका था, जो अब 66 रुपये हो गया है। फुल क्रीम दूध है। वहीं जो इंदौर की डेयरी की यदि बात करें, की चीज है, दूध डेली यूज आता है पुनीत, और जब दूध के दाम बढ़ जाते हैं तो दूध से बने प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं महंगे हो जाएंगे। घी महंगा हो सकता है, मठा महंगा हो जाएगा, पनीर, ये सब चीजें भी महंगी होंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इसका इफेक्ट काफ़ी पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ 2 रुपये दूध प्रति लीटर के दाम बढ़े हैं, लेकिन जब घी, बटर और दही, पनीर, मिठाई, मावा ये सब लेने जाएंगे तो इन पे इसके दाम और कई ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि दावा यही किया जाता है कि दूध महंगा हो गया इसलिए ये सब भी महंगे हो गए। लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है प्राइस बढ़ाने का, वो उधर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा। जो लोग घर पर दही जमा लेते हैं या पनीर बना लेते हैं, उन पर शायद इसका फर्क कम पड़े, लेकिन जो लोग बाजार से खरीद कर ये सब लाते हैं, उन पर इसका खासा इफेक्ट पड़ेगा। और विशेष तौर पर त्योहार का सीजन आने वाला है, ऐसे में मिठाइयों के भी दाम बढ़ जाएंगे। और जैसा कि नकली दूध और नकली मावा मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना क्षेत्र में काफ़ी बहुतायत में बनाया जाता है, उसकी सप्लाई इंदौर तक होती है, पूरे मध्य प्रदेश तक निश्चित तौर पर एक और महंगाई की मार, जेब पर वार है ये सीधी तौर पर जनता की। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में ईवीएम को लेकर याचिका दायर की है। दरअसल दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब ना चुनाव आयोग दे रहा है, ना ही सरकार दे रही है। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है, जिसके चलते दिग्विजय सिंह ने टेक्निकल ग्राउंड को लेकर याचिका दायर किया है। जो अविश्वास
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर न तो चुनाव आयोग दे रहा है न सरकार दे रही है। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें भी उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। मैं पिटीशन लगा रहा हूँ ऑन टेक्निकल ग्राउंड। हम जब वोट डालने जाते हैं तो ये हमारा हक बनता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट वहाँ जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ईवीएम को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। खासतौर से दिग्विजय सिंह भी रह रहकर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। अब फिर से उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईवीएम को लेकर याचिका दायर करती है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है, ना ही सरकार दे रही है। देना चाहिए जवाब। उनका ये मानना है चुनाव आयोग को कुछ बोलना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले ही साफ कर दिया था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, जबरदस्ती उसको बदनाम मत कीजिए। ये बात चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। लेकिन चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, इसके बाद भी ईवीएम को लगातार कोसा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। खंडवा में 2 दिनों से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद भी वाहन चालक जान जोखिम में डालकर अपना वाहन निकालते हुए नजर आते हैं। देखिए, और इस बीच एक महिला छोटे बच्चे के साथ पुलिया पार करते समय फंस गई, जिसे वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह पुल पार करवाया है। वहीं एक वाहन चालक भी बहते बहते बच गया। वहीं इस मामले पर जिला अधिकारियों ने लोगों से पुल पार करते समय सावधानियां बरतने की अपील की। और हम तो ये कहेंगे कि जब पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो तो बिल्कुल पार करने की जहमत ना उठाइए। और इसी के साथ ही आपका शहर, आपका रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।